हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ द आरएफ कम्युनिकेशन एंटेना। आपका रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है, रेडियो प्रोपागेशन जो होता है उसके बारे में, एंड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एंड माइक्रो इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इन शॉर्ट आप बात करो तो कम्युनिकेशन के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके सेट 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। सेट 1 का जो है मैं आपको 56 क्वेश्चन इससे पहले जो है सेट 1 में हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज जो है हम सेट 2 रिमेनिंग जो अराउंड 50 क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। सो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 57 जो है जहाँ हम पहुँचे थे, तो यहाँ पे बताया गया है कि द रेडियो प्रोपगेशन इज अफेक्टेड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ऑल ऑफ अबव। मतलब रेडियो प्रोपगेशन जो होता है वो किससे अफेक्ट होता है? सो आंसर क्या यहाँ पे आएगा? आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। रेडियो प्रोपगेशन जो होता है वो रिफ्लेक्शन पे अफेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन से, डिफ्रैक्शन तीनों से अफेक्ट होता है। तो ये होता क्या है? रिफ्लेक्शन मतलब होता क्या है? देखो, आप रिफ्लेक्शन की बात करो, फॉर एग्जांपल कोई वेव यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ईटा 1 है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ईटा 2 है। सो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम कितना है, हाँ वो बताएगा। मतलब आपका कितना डेंस मीडियम है, कितना डेंसर मीडियम है, हायर डेंसिटी है, लोअर डेंसिटी है, वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उससे हमें पता चलेगा। सो यहाँ पे आप सोचो कि लोअर डेंसर मीडियम से ज़्यादा डेंसर मीडियम में, या तो ज़्यादा डेंसर मीडियम से लोअर डेंसर मीडियम में आपका रे प्रोपागेट कर रहा है, तो क्या होगा कि आपका रे जो है जिस एंगल से प्रोपागेट कर रहा है उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा दूसरे मीडियम में जाने के बाद। हाँ, या तो मतलब ऐसा भी हो सकता है, या तो एंगल जो है इतना इतना था वैसे ऐसा भी हो सकता है, कोई भी एंगल मतलब चेंज हो सकता है। सो ये जो फिनोमिना होता है इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। आपका एंगल बैंड हो गया, हाँ मतलब आपका जो आपका प्रोपागेटिंग रे था, इंसिडेंट रे था, वो बैंड हो गया, ऐसा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है द फिनोमिना ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो सर फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने रे को प्रोपागेट किया एट द एंगल ग्रेटर देन द 90 एंगल, हाँ मतलब 90 डिग्री का एंगल जो एंगल होता है, ये जो एंगल होगा आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, उससे ज़्यादा एंगल से अगर आपने रे को इंसिडेंट करवाया तो क्या होगा? आपका रे जो है वो मतलब ईटा 1 से ईटा 2 में जाएगा ही नहीं, ईटा 1 में ही वो एंगल जो है वो आपका मतलब रे जो है वो वापस आ जाएगा। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब आप कह सकते हो कि टकरा के वापस आ गया। हाँ, आपका जितना भी फिनोमिना होता है, आप मतलब लाइट का जो फिनोमिना होता है, आप क्लास मतलब 6, 7, 9 से पढ़ते आ रहे हो, 10th में तो बहुत डिटेल में पढ़े हो आप। जो मतलब आपका लाइट रे का फिनोमिना होता है वो पूरा इन्हीं तीनों चीज़ों पे डिपेंड होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। तो सर ये हुआ रिफ्लेक्शन। अभी हमने बात की थी कल भी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में टोटल इंटर रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट रहता है। तो सर डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल कोई भी रे आ रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट साइन बोर्ड्स होते हैं, हाँ डिफरेंट डिफरेंट साइन बोर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसके एज पे कोई रे टकराएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से इंसिडेंट रे आया और ये साइन बोर्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन बोर्ड था स्टॉप वाला, हाँ इसकी एज पे बिल्कुल टकराया, तो क्या होगा? ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये प्रोपागेट करेगा, जैसे आपका रेनबो आपने देखा होगा। हाँ, सो ये जो फिनोमिना होता है, एक्चुअली ये फिनोमिना जो होता है इसे कहा जाता है द फिनोमिनन ऑफ डिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे द रेडियो प्रोपागेशन इज अफेक्टेड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, इन तीनों से अफेक्ट करता है। आपका बेसिक जीएसएम की बात कर लो, आपका जो भी मोबाइल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें भी ये तीनों फिनोमिना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, कितने एंगल से मतलब कितना टावर कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ से डिफ्रैक्शन होगा, मल्टी पाथ प्रोपागेशन, मल्टी होप प्रोपागेशन, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना वहाँ पे आता है। तो सारा जो होता है मतलब स्पेड स्पेक्ट्रम होता है, होपिंग जितना भी किया जाता है, पूरा इन तीनों फिनोमिना पे ही डिपेंड रहता है। सो ये तीनों फिनोमिना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो प्रोपगेशन जो होता है ये तीनों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एंटेना का है। एंटेना एट द रिसीवर एंड कन्वर्ट्स। आपका एंटेना जो होगा रिसीवर एंड पे वो कन्वर्ट करेगा सिग्नल रिसीव टू
इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, आपका मतलब रिसीवर एंड पे आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को कन्वर्ट, मतलब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को जो रिसीव किया है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट फॉर्म में। सो आपका रिसीविंग एंटेना क्या करेगा, सिग्नल जो आपने रिसीव किया है उसको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस में कन्वर्ट कर देगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ जो होता है ये बहुत ही अर्ली ईयर्स में आपने शायद देखा भी नहीं होगा, आप गूगल पे सर्च करोगे फोटोग्राफ तो आपको दिख जाएगा। ये बहुत ही अर्ली ईयर्स में ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता था। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपली ये जो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा। ये फोटोग्राफ जो है एक सब्जेक्ट आता है आरएफ कम्युनिकेशन के साथ ही ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन, हाँ ऑडियो वीडियो इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट आता है, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, आपका जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो कितनी हाइट पे होता है, वो होता है अराउंड 35,780 किलोमीटर आप कह सकते हो, और अप्रॉक्स आप बात करो तो अराउंड क्या होता है 36,000 किलोमीटर की हाइट पे वो होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोवेव सिग्नल इज, आपका जो माइक्रोवेव सिग्नल जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, या तो माइक्रोस्कोपिक सिग्नल, कौन सा सिग्नल है पूछा हुआ है। सो योर माइक्रोवेव सिग्नल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव लिंक्स आर लिमिटेड बाय, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव लिंक्स जो होते हैं दैट आर लिमिटेड बाय द कर्वेचर ऑफ अर्थ। आपके माइक्रोवेव लिंक जो है ये अर्थ का जो कर्वेचर होता है उससे लिमिट किया जाता है, मतलब उससे वो लिमिटेशन में उसमें आ जाता है। तो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव लिंक जो होता है इट इज लिमिटेड बाय द कर्वेचर ऑफ अर्थ। ये मैं अगेन आपको बताऊँ, ये कैनेडी का क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टिपिकल गेन ऑफ 2 मीटर पैराबोलिक डिश ऑफ 2 मीटर डायामीटर। देखिए 2 मीटर का पैराबोलिक डिश है और उसका डायामीटर भी आपने अगर 2 मीटर रख दिया तो आपका जो गेन होगा अराउंड 20 dB होगा। आपका पैराबोलिक डिश जो होता है उसका डायामीटर की आप बात करो तो उसका इक्वेशन है हाँ 6d²/L। तो उससे आप मतलब लैम्बडा रख दोगे आपका 2 मीटर और आपका डायमीटर 2 मीटर रख दोगे तो वहाँ से जो है आपको 20 dB, जो dB में कन्वर्ट करोगे तो 20 dB जो है आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोवेव ट्रैवल्स इन, माइक्रोवेव सिग्नल जो आपका होता है दैट ट्रैवल्स इन द लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। सर ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हाँ मतलब यहाँ पे एक होता है आपका ट्रांसमिटिंग एंटेना और यहाँ पे होता है रिसीविंग एंटेना, ये दोनों एक दूसरे को दिखने चाहिए, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। हाँ मतलब एक ही लाइन ऑफ साइट में, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप खड़े होकर देख रहे हो, आप फॉर एग्जाम्पल आपके घर के टेरेस पे खड़े होकर देख रहे हो तो जहाँ तक आप देख पा रहे हो, हाँ मतलब बीच में कोई बिल्डिंग नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, जहाँ आपका एंटेना आपको क्लियरली दिखना चाहिए, जो एंटेना आपका लगा हुआ है वो आपके टेरेस से दिख रहा है तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पॉसिबल है। हाँ राइट नाउ बात करो तो एयर फाइबर वगैरह जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, आपने सुना होगा कि एंटेना के थ्रू आपके घर पे FTTH कनेक्शन आता है। राइट नाउ मैं जो मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें मतलब जो वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ उसमें भी यही कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूँ, इट इज नथिंग बट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स ब्लैंक एंटेना साइज। हायर फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी होगा उतना एंटेना का साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स द स्मॉलर एंटेना साइज। हाँ मैंने आपको बात की थी लास्ट लेक्चर में कि हम मीमो का यूज़ कर रहे हैं 4G में कि तो एंटेना साइज कम हो गया। अब 5G में हम मैसी मीमो का यूज़ करने वाला है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी। अब तक आपने जो यूज़ किया है आप GSM में अराउंड 900 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज़ करते थे, अराउंड 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, 2100 मेगाहर्ट्ज़ बैंड जो है वो 3G 4G में यूज़ करने लगे। हाँ उसके बाद जो है अराउंड आप 24 मेगाहर्ट्ज़ बैंड का भी यूज़ करने लगे। उसके बाद अब जो हम 5G में यूज करने वाले हैं दैट इज अराउंड 3.5 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड, मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। तो एंटेना का साइज जो होगा वो अराउंड पेन जितना हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। हाँ लेकिन 5G का एक मतलब लिमिटेशन भी, हालांकि हमें 5G में डिटेल में यहाँ पे जानना नहीं है, लेकिन लिमिटेशन है कि वो वॉल के थ्रू पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा। सो लार्ज नंबर ऑफ एंटेनास चाहिए और इसीलिए मैसिव MIMO टेक्नोलॉजी जो होगा
वो इम्प्लीमेंट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा 2/6 256/256 का एंटेना एरे आप कह सकते हो। तो आपका मतलब सोचो कि हर एक एंटेना से आप 1 KB रिसीव कर रहे हो, तो अराउंड मतलब आप कितना हाई बैंडविड्थ जो है वो रिसीव कर पाओगे। मतलब आपको मूवी डाउनलोड करना है तो विद इन सेकेंड्स आपका पूरा मूवी 700 MB का या 1 GB का है वो विद इन सेकेंड्स डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, इसलिए तो इसको 5G कहा गया है, दैट इज 5th जनरेशन। सो जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतना एंटेना का साइज क्या होता है, कम होता है। हालांकि एंटेना साइज जो होता है उसका इक्वेशन होता है एंटेना का जो हाइट होता है h इज इक्वल टू λ/4। तो जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उतना लैम्डा कम होगा, और जितना लैम्डा कम होगा उतना आपका हाइट जो है ये भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टिपिकल रेंज ऑफ माइक्रो रिपीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितने रेंज पे या कितने डिस्टेंस के बाद आपको रिपीटर रखना पड़ेगा माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में, ये पूछा हुआ है। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 50 किलोमीटर जो है वो आंसर आएगा। मतलब अराउंड 50 किलोमीटर के बाद, हर एक 50 किलोमीटर के बाद आपको एक माइक्रोवेव रिपीटर जो है वो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 वॉट पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मच dBm। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पिटा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। मैंने आपको इससे पहले भी कम्युनिकेशन के लेक्चर में बताया हुआ है इसका इक्वेशन XdBm। अगर आपको सॉल्व करना है सो आप सिंपली लिखो XdBm इज इक्वल टू 10 log 10 P डिवाइड बाय 10⁻³ P किस में होता है, वाट में होता है। सो आपका वाट में दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है XdBm। सो XdBm इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखूँ XdBm इज इक्वल टू आपका 10 log 10 P कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 डिवाइड बाय 10⁻³ 10⁻³ ऊपर आएगा तो 10⁻² क्या हो जाएगा, ये -3 का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा। सो ये आगे आएगा तो आपका अराउंड मतलब dBm कितना हो जाएगा, 30 dBm जो है ये हो जाएगा। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गेन ऑफ माइक्रोवेव एंटेना इज मेजर्ड इन, गेन जो होता है माइक्रोवेव एंटेना का वो जनरली डीबी मेजर किया जाता है। हाँ, ये एक क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किया था इसी सेट 1 में कि आपका जो डाइपोल होता है, हाँ मतलब उसका हाफ वेव डाइपोल होता है उसका अराउंड 1.76 गेन होता है। मैंने आपको बताया था हर्ट्जियन डाइपोल का अराउंड 1.5, या तो डायरेक्टिविटी पूछ लिया तो गेन पूछ लिया, मतलब एक ही बात है। हाँ, तो जनरली गेन जो होता है एंटेना का वो डीबी में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपलिंक इन सैटेलाइट यूजेस, अपलिंक जो होता है सैटेलाइट में वो कौन से फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है ऐसा पूछा हुआ है। सो अपलिंक जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी हायर होता है। हाँ, आपको पता होगा 6 GHz फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं अपलिंक के लिए, तो डाउनलिंक के लिए हम 4 GHz का यूज़ करते हैं। सो अपलिंक सैटेलाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हायर क्यों होता है। हाँ, आप मुझे अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी क्यों हायर रखा जाता है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी क्यों कम रखा जाता है, और दूसरा अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अलग अलग क्यों रखा जाता है, सेम क्यों नहीं रखा जाता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सी बैंड इज यूज सैटेलाइट फॉर, आपका जो सी बैंड होता है वो सैटेलाइट में क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर द डिजिटल कम्युनिकेशन। हाँ, आपका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो होता है उसमें LSC XKU KKA बैंड जो होते हैं इसका यूज़ करता है। सो इसमें जो सी बैंड जो होता है वो डिजिटल कम्युनिकेशन फॉर द सैटेलाइट जो होता है वो यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे दिया हुआ है DWDM। DWDM पहले होता क्या है मैं आपको बता दूँ, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दैट इज DWDM सिस्टम आर बेस्ड ऑन द DWDM सिस्टम जो होता है जनरली आपका काम करता है आपका FDM मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड WDM दैट इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दोनों पे काम करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे पूछा हुआ है। द फाइबर यूज इन द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज, द फाइबर यूज इन द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज जनरली अ स्टेप सिंगल मोड स्टैप इंडेक्स आप कह सकते हैं। तो स्टैप इंडेक्स फाइबर जो है हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, उसमें भी हम सिंगल मोड का यूज़ करते हैं कि मल्टी मोड स्टैप इंडेक्स जो होता है उसमें इंटर मोडल डिस्पर्शन आ जाता है। हाँ, इसलिए हम सिंगल मोड का यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मतलब आपने जितने भी ऑप्टिकल फाइबर केबल देखे हुए हैं जहाँ पे मतलब ग्राउंड में बिछाए हुए हैं या तो ओवर बिछाए हुए हैं जो मतलब एक सिटी से दूसरा सिटी या एक गाँव से दूसरा गाँव को कनेक्ट करते हैं, वो सारे जो है वो सिंगल मोड स्टैप इंडेक्स फाइबर
होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल वॉइस चैनल्स आर कंबाइंड बाय, थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल वॉइस चैनल जो होते हैं उसको कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए सर हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप जो मक्स कहते हो ना, मतलब वही तो है मल्टीप्लेक्सर, मतलब मैनी टू वन, सेवरल, इनपुट, सिंगल आउटपुट, ये अलग अलग मतलब बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट अ मल्टीप्लेक्सर। बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 74 की। यहाँ पे द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम है कि कंडक्टिविटी सिग्मा a frequency 1 megahertz is 25 सेंटीमीटर, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एट द फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है स्किन डेप्थ का, और स्किन डेप्थ मैं आपको बता दूं प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे आपको बोला है कि कंडक्टिविटी सिग्मा जो होगा एट वन फ्रीक्वेंसी जो है आपका 1.25 मेगाहर्ट्ज जो है, हाँ मतलब कंडक्टिविटी सिग्मा दे दिया है, तो वो प्रोपोर्शन मतलब आपको वो प्रोपोर्शन में वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका स्किन डेप्थ जो है वो 25 सेंटीमीटर एट 1 मेगाहर्ट्ज, तो स्किन डेप्थ आपका 4 मेगाहर्ट्ज पे कितना होगा, मतलब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना होगा, सिंपली पूछा हुआ है। तो डेल प्रोपोर्शनल टू जो होता है वो सिंपली होता है 1/√ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप सिंपली कह सकते हो प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अंडर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये कर दोगे आप, मतलब आपको 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। सो 25 सेंटीमीटर का 1/2 कितना होता है, सिंपली 12.5 सेंटीमीटर। तो इस डायरेक्टली आप आंसर कर पाओगे, इसमें आपको कोई भी लिख के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ईयर बस आपको एक कॉन्सेप्ट जो है पता होना चाहिए, डेल इज नथिंग बट डेल इज इक्वल टू 1/√ ऑफ पाई न्यू सिग्मा, आप ऐसा कह सकते हो, हाँ मतलब पाई न्यू सिग्मा एफ, सिंपली आप ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन एंटेना when radiating has highly directional pattern when antenna receiving its radiation pattern। देखिए आपका एंटेना जब मतलब पावर ट्रांसमिट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन पैटर्न बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई डायरेक्शनल है, तो जो भी एंटेना रिसीव कर रहा है उसका डायरेक्शनल पैटर्न भी सेम ही होना चाहिए। हाँ, जिस डायरेक्शनल पैटर्न से आप ट्रांसमिट कर रहे हो मतलब रेडिएट कर रहे हो, रिसीवर पे वही डायरेक्शन पैटर्न होना चाहिए, ये एंटेना का थंब रूल है। हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल देखो पोलराइजेशन में भी ऐसा होता है कि आप वर्टिकल पोलराइज एंटेना जो यूज़ कर रहे हो ट्रांसमिटिंग स्टेशन पे, तो रिसीविंग स्टेशन पे भी आपको वर्टिकल पोलराइजेशन ही चाहिए। अगर आप हॉरिजॉन्टल पोलराइज एंटेना का यूज़ कर रहे हो तो रिसीवर के भी आपको हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन ही चाहिए। हाई डायरेक्शनल एंटेना का यूज़ कर रहे हो आपको मतलब ट्रांसमीटर पे, तो रिसीवर पे भी सेम एंटेना आपको चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे दिया हुआ है, टू डिसिमिलर एंटेनास हैविंग देयर मैक्सिमम डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू डिसिमिलर एंटेना हैविंग देयर मैक्सिमम डायरेक्टिविटी जो होता है वो मतलब इक्वल टू क्या होता है, ये पूछा हुआ है आपको। मस्ट हैव देयर बीम विड्थ आल्सो इक्वल, cannot have their beam widths equal because they are dissimilar antennas, may not necessarily have their maximum power gain equals, must have their effective aperture areas मतलब capture areas also equal. So two dissimilar antennas having their maximum directivity equals, आप यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, may not necessarily have their maximum power gain equal। हाँ मतलब दो डिसिमिलर एंटेना है, उसका मैक्सिमम डायरेक्टिविटी अगर इक्वल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका मैक्सिमम पावर गेन भी इक्वल होगा। मैंने आपको कल मतलब बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपका जो पावर गेन जो होता है वो अल्टीमेटली डायरेक्टिविटी पे डिपेंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मैक्सिमम डायरेक्टिविटी इक्वल है दो डिसिमिलर एंटेना का, मतलब एंटेना सिमिलर नहीं है और मैक्सिमम डायरेक्टिविटी इक्वल है तो उसका गेन जो है वो भी इक्वल होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 77 की, विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज फॉर एनालॉग सिग्नल। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, आप पढ़ते हो TDM, FDM, WDM, FDM है, TDM है, मतलब ये मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है। यहाँ पे हम बात करें मल्टीप्लेक्सिंग की। सो यहाँ पे FDM एंड TDM जो होता है इसमें बेसिकली आपका TDM जो होता है ये डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है,
FDM जो होता है ये एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, और आपका WDM जो है वो FDM जैसा ही होता है। तो यहाँ पे FDM WDM जो होता है बेसिकली एनालॉग सिग्नल के लिए यूज़ होता है, और TDM जो होता है मतलब सिंपली आपका PCM जैसा ही। हाँ, मतलब PCM में आपका जो कम्यूटेटर होता है उसकी जगह पे मतलब आप सिंपली एक रोटिंग स्विच लगा दो तो आपका वो TDM बन जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। एनालॉग सिग्नल के लिए FDM एंड WDM का यूज़ हम करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। द पैटर्न ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन RF चैनल टू अनदर RF चैनल इज नॉन एज। पैटर्न ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन RF चैनल टू अनदर RF चैनल इज नॉन एज द फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। इसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। ड्यूरिंग पावर मेजरमेंट the output power measured as -90 dBm. What is the measured power in watt? Again जो है dBm to watt वाला आया तो मैंने आपको इक्वेशन सिखाया है। x dBm है, मतलब आपको पता है कि x मतलब कोई भी वैल्यू है dBm में, तो इक्वल टू tan log tan क्या करोगे आप p डिवाइड बाई 10⁻³ तो यहाँ पे -90। देखो ये मैं आपको 21 क्वेश्चन ये 2-3 बार किस लिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इससे पहले हमने पावर दे दिया था मतलब P दे दिया था और आपको dBm पूछ लिया था। अब यहाँ पे dBm दे दिया और P पूछ लिया है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन के आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये रिपीटेडली कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपली आपको इसमें वैल्यूज रखना है और कुछ भी नहीं। -90 इज इक्वल टू यहाँ पे आप क्या लिखोगे? tan log tan p डिवाइड बाई 10⁻³ तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ नीचे ले जाओगे तो tan कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 10⁻৯ हो जाएगा, और इसे आप लिखोगे तो 10 मतलब आपका p डिवाइड बाई 10⁻³ हो जाएगा। तो ये log 10 तो आपने हटा दिया मतलब 10⁻9 हो गया। सो यहाँ पे आप सिंपली p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? p इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 पिकोवोल्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो है मतलब 10⁻9 तो आप p इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10⁻12 हो जाएगा। सो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको क्या हो जाएगा? 1 पिकोवोल्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टर कंप्राइजेज ऑफ। ट्रांसपोर्टर में ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है और एंटेना भी होता है, सब कुछ होता है। ऑप्शन 80 जो है आपका मतलब ऑल ऑफ अबव ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही आंसर है। द इनर पोर्शन ऑफ द फाइबर केबल, इसे क्या कहा जाता है? फाइबर के अंदर का जो पोर्शन होता है सिंपली उसे क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। मतलब फाइबर कोर आप कहते हो ना, फाइबर में 2 पार्ट होता है, एक होता है कोर और एक होता है क्लेडिंग। फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे तो जो इनर पार्ट जो होता है इसे कोर कहा जाता है, और उसका जो आउटर पार्ट होता है हाँ इसे क्या कहा जाता है? इसे क्लेडिंग कहा जाता है। हाँ, मतलब ये क्लेडिंग जो होता है ये मतलब आप देखते हो बाहर जो होता है बड़ा होता है, उसके अंदर कोर होता है। ठीक है, सो दिस आर द 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो बैंडविड्थ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ टेराहर्ट्ज होता है। सो मतलब बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ होता है ऑप्टिकल फाइबर का। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। अराउंड 9 टेराहर्ट्ज जो होता है ऑप्टिकल फाइबर का बैंडविड्थ होता है। द फ्रीक्वेंसी बैंड यूज बाय द मोस्ट सैटेलाइट इज, जनरली हर एक सैटेलाइट जो होता है मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है। दैट इज़ नथिंग बट आपका बात करोगे यहाँ पे तो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है हाँ मतलब इस बैंड का हम यूज़ करते हैं। आप बात करो तो आपका 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक का जो रेंज है हाँ अगेन आपका LSC XKU KK जो आपका बैंड होता है माइक्रो फ्रीक्वेंसी रेंज में वही सैटेलाइट में हम यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द टर्म रडार स्टैंड्स फॉर। रडार का मतलब होता है तो सबको आना चाहिए, ये पूछते भी एग्जाम में। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर इन दिस क्वेश्चन नंबर 84, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे दिया हुआ है। The basic GSM is based on the blank traffic channels. आपका जो बेसिक GSM होता है is based on the connection oriented traffic channels. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। आपका कनेक्शन ओरिएंटेड जो होता है हाँ वो मतलब आपके जो ट्रैफिक चैनल्स होते हैं GSM में बहुत सारे ट्रैफिक चैनल BCH और VCC मतलब बहुत सारे आपका ट्रैफिक चैनल्स जो है GSM में होते हैं, वहाँ में डिटेल में अभी जाना नहीं है, लेकिन वो सारे कनेक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। द वर्ड UHF का मतलब क्या होता है? देखिए आप हम अब इतनी बार पढ़ चुके हैं हाँ UHF, ये फ्रीक्वेंसी UHF, ट्रोपोस्कैटर में UHF आता है, इतने सारे
क्वेश्चन में सॉल्व किए। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूएचएफ का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे दिया हुआ है। इन सर्कुलर वेवगाइड द डोमिनेंट मोड इज, सर्कुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड क्या होता है आपका, TE11 जो होता है वो डोमिनेंट मोड होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 88। बाय विच नेम एन आइनोस्फेरिक प्रोपागेशन इज ऑल्सो नॉन एज, आइनोस्फेरिक प्रोपागेशन जो होता है उसे स्काई वेव प्रोपागेशन भी कहा जाता है। सो ऑप्शन आपका 88 में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। मैंने आपको बताया था आइनोस्फेरिक प्रोपागेशन, आइनोस्फेयर के अलग अलग लेयर होते हैं। हाँ, आपका डी लेयर, ई लेयर और उसके बाद F1 लेयर, F2 लेयर, F2 में से लॉन्गेस्ट प्रोपागेशन होगा। सो आइनोस्फेरिक प्रोपागेशन जो होता है ये स्काई में होता है, इसलिए इसको स्काई वे प्रोपागेशन भी कहा जाता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 89 की। इन सुपर ट्रेंड रिसीवर द IF स्टेज इज बेटर सिलेक्टिविटी देन द RF स्टेज। देखा आपका मतलब रिसीवर जो है वहां से इस क्वेश्चन है। सो आपका सुपर ट्रेंड रिसीवर जो होता है उसमें IF स्टेज का जो सिलेक्टिविटी होता है वो बेटर देन आपका मतलब RF स्टेज होना चाहिए। IF स्टेज बेटर सिलेक्टिविटी देन द RF स्टेज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर हैंडलिंग लार्ज माइक्रोवेव पावर द बेस्ट मीडियम इज, फॉर हैंडलिंग अ लार्ज माइक्रोवेव पावर बेस्ट मीडियम इज द रेक्टेंगुलर वेवगाइड। हाँ, लार्ज माइक्रोवेव पावर को मतलब आपको हैंडल करने के लिए रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो होते हैं उसका यूज करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 91 की। यहाँ पे दिया हुआ है द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इन द डोपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इन द डोपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। आप अगर बात करोगे डोपलर इफेक्ट की, सो उसका जो इक्वेशन होता है एफ का, सो वो एंगल पे डिपेंड रहता है। मतलब कौन से एंगल से वो जो रे है वो डिफेक्ट हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कौन सा एंगल है, उस पर वो डिपेंड रहेगा। डोपलर इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं रहता। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन माइक्रोवेव सिग्नल फॉलोज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ दिस इज नॉन एज, मतलब आपका माइक्रोवेव सिग्नल कर्वेचर ऑफ द अर्थ फॉलो कर रहा है तो इसे डक्टिंग कहा जाता है। बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। द एसेंशियल कंडीशन फॉर द total internal reflection to take place within the optical fiber when the incidence angle exceeds the specific value of, मैंने आपको बताया कि अगर आपका इंसिडेंस एंगल जो है उसे क्या कहा जाता है, मतलब ये जो लो है इसे कहा जाता है स्नेल्स लो। अगर आपका इंसिडेंस एंगल जो है हाँ वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो एंगल जो होता है एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। VLF waves are used for some type of services because of, VLF waves are used for some type of services because of they are very reliable, मतलब आप कह सकते हो कि वेरी लो फ्रिक्वेंसी वेव जो होते हैं वो बहुत ही रिलायबल होते हैं, इसलिए हम काफ़ी सारे सर्विसेज में लो फ्रिक्वेंसीज वेव का भी यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पे दिया हुआ है। हाई फ्रिक्वेंसीज वेव जो आपके होते हैं, मतलब मैंने आपको इससे पहले ही बताया जितना हाई फ्रिक्वेंसी होगा उतना रेडिएशन ज़्यादा होगा, उतना सोलर साइकिल से वो इफेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स आर अफेक्टेड बाय अ सोलार साइकिल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 96। फ्रीक्वेंसीज इन यूएचएफ रेंज प्रोपागेटेड बाय मींस ऑफ, जो यूएचएफ रेंज के फ्रीक्वेंसीज होते हैं दैट आर प्रोपागेटेड बाय द मींस ऑफ स्पेस वेव्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे दिया हुआ है। Choose the correct statement regarding the satellite communication. If two Earth stations do not face a common satellite, they should communicate via double satellite hop. Satellites are allocated so that it is impossible for two Earth stations not to face the same satellite. Collected Earth stations are used for frequency diversity. A satellite Earth station must have the many receiver chains as there are carrier transmitted to it. So यहाँ पे आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो कौन सा करेक्ट होगा? सैटेलाइट अर्थ स्टेशन हैज द मेनी रिसीवर चेन्स एज देयर आर कैरियर्स ट्रांसमिटेड टू इट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। मतलब सैटेलाइट स्टेशन जो होता है उसमें बहुत सारे चेन होता है एंटेना का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इन ब्रॉडकास्ट सुपर एंड रिसीवर, आपका जो सुपर एंड रिसीवर होता है उसमें लोकल ऑसिलेटर ऑपरेट बिलो सिग्नल फ्रीक्वेंसी,
Mixer input must be tuned to the signal frequency. Local oscillator tune is normally double the IF. RF एम्पलीफायर नॉर्मली वर्क्स एट द 455 किलोहर्ट्ज अबव द कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें से SHD रिसीवर जो होता है उसमें क्या सही है, मतलब उसमें आपका मिक्सर इनपुट जो होता है दैट मस्ट बी ट्यून टू सिग्नल फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे दिया हुआ है, द लोकल ऑसिलेटर ऑफ द ब्रॉडकास्ट रिसीवर इज ट्यून टू फ्रीक्वेंसी हायर देन द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी to help the image frequency registration to permit easier tracking because otherwise an intermediate frequency could not be produced to allow the adequate frequency coverage without switching। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा, टू अलाउ द एडवोकेट फ्रीक्वेंसी कवरेज विदाउट स्विचिंग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 100। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पोलराइजेशन क्यों होता है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जो आपके होता है उसमें पोलराइजेशन होता है ड्यू टू द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। मतलब आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इसकी हम बेसिकली बात करें तो उसमें आपके दो वेव होते हैं, मतलब एक होता है आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। हाँ, आप बात करो ऐसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है जैसे कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वैसा ही होता है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर नेचर के होते हैं लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जहां भी गर्लफ्रेंड होगी वहां बॉयफ्रेंड आ जाएगा, जहां बॉयफ्रेंड होगा वहां गर्लफ्रेंड आ जाएगी। सिंपली ऐसे आप समझ सकते हो पोलराइजेशन का भी ऐसा ही होता है। आपका ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इसीलिए उसका पोलराइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होता रहता है और आप इसीलिए इसको फ्री स्पेस में आपको मतलब इनफाइनाइट लाइन तक जो है आप उसको ट्रैवल करवा सकते हो। सो ऑप्शन बी इज द राइट answer here। The electromagnetic waves polarization is due to the transverse nature of the wave। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन फ्री स्पेस ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन टू देम। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं सो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एटेन्यूएशन हो सकता है, सिग्नल जो है वो एटेन्यूएट हो सकता है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये सही आंसर होगा। तो टनल डायोड के बारे में पूछा हुआ है, जो माइक्रोवेव डायोड है माइक्रोवेव में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो टनल डायोड जो होता है यूजेस द हाई डोपिंग लेवल टू प्रोवाइड द नैरो जंक्शन। हाँ, दिस इज नॉट एरो जंक्शन, दिस इज अ नैरो जंक्शन। ओके, सो टनल डायोड इज यूजिंग द हाई डोपिंग लेवल टू प्रोवाइड अ नैरो जंक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पे दिया हुआ है, waveguides are used mainly for the microwave signal because देखो वेवगाइड का हम लो फ्रीक्वेंसी पे यूज़ क्यों नहीं करते? वेवगाइड का हम लो फ्रीक्वेंसी के यूज़ नहीं इसलिए करते हैं क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के लिए वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा। हाँ, आपको हाई फ्रीक्वेंसी से मतलब माइक्रोवेव सिग्नल्स है तभी आपको वेवगाइड का है जो यूज़ करना है, अदरवाइज तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए तो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर अगेन। ये जो क्वेश्चन है ये कैनेडा का क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछा हुआ भी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्वेश्चन नंबर 104 आपको दिया हुआ है, डुप्लेक्सर इज यूज। आपका डुप्लेक्सर जो होता है वो क्यों यूज करता है? डुप्लेक्सर जो होता है हम यूज करते हैं टू अलाउ द वन एंटेना टू बी यूज फॉर द रिसेप्शन और ट्रांसमिशन विदाउट म्यूचुअल इंटरफियरेंस। हाँ, मतलब टू अलाउ द वन एंटेना फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन दोनों के लिए हम एक ही एंटेना का यूज कर पाए विदाउट द म्यूचुअल इंटरफियरेंस, इसलिए हम डुप्लेक्सर का यूज करते हैं। हाँ, अब डुप्लेक्सर में आपके 4 पोर्ट होते हैं, सिंपली आप 4 पोर्ट डुप्लेक्सर की बात करो तो एक जो होता है मैच लोड कर दिया जाता है। हाँ, एक जगह से आप ट्रांसमिट करते हो, सिंपली आपने डुप्लेक्सर अगर देखा हो तो ऐसा डुप्लेक्सर होता है। हाँ, मतलब कंप्लीट 3 पोर्ट डुप्लेक्सर भी बनाया जा सकता है, 4 पोर्ट भी बनाया जा सकता है। हाँ, यहाँ से ट्रांसमीटर, यहाँ पे आपका डुप्लेक्सर हो गया, ये आपका मतलब एंटेना हो गया और यहाँ पे आपका रिसीवर, सिंपली आप ऐसे कर सकते हो। तो सिंपली एंटेना जो होता है उसमें हम डुप्लेक्सर का जो यूज़ करते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है ये है कि टू अलाउ वन एंटेना टू बी यूज फॉर रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन विदाउट इंटरफियरेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ पे दिया हुआ है, एन अंडरग्राउंड एंटेना नियर द ग्राउंड। अंडरग्राउंड एंटेना नियर द ग्राउंड जो होता है दैट शुड बी एक्ट लाइक ए एंटेना एरे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ द नॉन रेजोनेंट एंटेना। इसमें से कौन सा नॉन रेजोनेंट है? तो आपका रोम्बिक एंटेना जो होता है ये नॉन रेजोनेंट एंटेना होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हेलिकल एंटेना इज यूज फॉर द सैटेलाइट ट्रैकिंग बिकॉज ऑफ इट्स, मैंने आपको कल भी बताया था। ऐसा पूछ ले कि सर्कुलर पोलराइजेशन एंटेना कौन सा है, सो आंसर आएगा हेलिकल एंटेना। ऐसा पूछ ले कि हेलिकल एंटेना का पोलराइजेशन कैसा होता है, तो आंसर आएगा सर्कुलरली पोलराइज। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द पिच ऑफ द साउंड इज रिलेटेड टू, आपका जो पिच होता है साउंड का, काफ़ी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे सर वो मतलब लाउडनेस से रिलेटेड होता है, नहीं। पिच जो होता है साउंड का इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। सो दिस ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ द कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। आप कह सकते हो आरएफ कम्युनिकेशन, और आप कह सकते हो एंटेना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इन सब के एमसीक्यूज जो है कंबाइनली अराउंड 108 एमसीक्यू हमने सॉल्व किए। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछते हैं, आप कोई भी एग्जाम की बात कर लो, मतलब इसरो की बात करो, बीएसएनएल की बात करो, डीआरडीओ की बात करो, सो रिपीटेडली इस क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछते हैं। सो आपको होपफुली ये इस क्वेश्चन जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ तो फटाफट शेयर कर दीजिए। आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन के प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।